तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेटिव मोशन। वन डायमेंशन का जो रिलेटिव मोशन है उस बारे में करने वाले हैं इस वीडियो में हम। ठीक है। तो रिलेटिव मोशन देखो क्या हो जाता है, मतलब कि किसी एक पर्सन का मोशन दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में कैसा कुछ नजर आएगा, इस बारे में हम करने वाले हैं रिलेटिव मोशन में। ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके अंदर में रिलेटिव पोजीशन। सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर में, वो है रिलेटिव पोजीशन। पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, उस चीज को बोला जाता है रिलेटिव पोजीशन। ये हो गया है रिलेटिव पोजीशन। ठीक है। अगर देखो मैं एक लाइन है, इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक्स की पोजीशन की लाइन है। एक है अपने पास में एक्स इज इक्वल टू 0, एक है अपने पास में एक्स इज इक्वल टू 10। ए पार्टिकल है, की पोजीशन है 10, और बी पार्टिकल है वो है एक्स इज इक्वल टू 20 पे। ये अपने पास में है ओरिजिन। ठीक है। अगर इस केस में मुझे पूछना है कि बी की पोजीशन क्या है ए के रेस्पेक्ट में, मतलब ए अगर बी को देख रहा है तो बी कहाँ पे उसको नजर आ रहा है। ठीक है। तो उस चीज को लिखते हैं पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इसको लिखा जाता है पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कि पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। बी की एक्चुअल पोजीशन में से ए की एक्चुअल पोजीशन घटा देंगे। एक्चुअल पोजीशन क्या है, जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन थी वो वाली पोजीशन। तो बी की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो है 20, माइनस ए की पोजीशन है वो है 10। तो इसका आंसर आ जाता है +10। +10 का मतलब क्या है कि अगर बी को ए बी को देखेगा तो ए को बी 10 स्टेप राइट साइड में उसको नजर आएगा, या 10 मीटर, प्लस का मतलब है राइट साइड, तो उधर पे उसको नजर आएगा। इसका ये मतलब है। सिमिलरली अगर मैं पूछता हूं पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि ए की पोजीशन माइनस बी की पोजीशन। ए की जो पोजीशन थी वो थी 10, बी की पोजीशन है 20, तो इसका आंसर आ जाएगा -10। इसका मतलब है कि ए को अगर बी देखेगा, मतलब बी देख रहा है ए को, तो उसको लेफ्ट डायरेक्शन में 10 पे नजर आ रहा है, तो इसका मतलब आया है ये -10। ये है इसका बेसिक मीनिंग। जो रिलेटिव पोजीशन है, मतलब कि किसी एक की पोजीशन दूसरे के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे हमने निकाली है ए की पोजीशन, बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में, और इसमें निकाली है ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में, ऊपर वाले में बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में। इस तरीके से हमने रिलेटिव पोजीशन को निकाला है। रिलेटिव पोजीशन के बाद में नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी किसी एक पर्सन की वेलोसिटी या एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में या दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में। ठीक है। इसका मतलब आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी। एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में, इस चीज़ को बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। अपने पास में जो रिलेटिव पोजीशन है उसकी इक्वेशन थी ये, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। इसी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाती है पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। इसी को ही अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपने पास में वेक्टर कंपोनेंट की टर्म में लिखा जाएगा। ठीक है। पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो पोजीशन को भी वेक्टर में लिखा जा सकता है। ये आ जाता है अपने पास में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में कंसेप्ट आ जाता है रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन जिस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी थी, रिलेटिव पोजीशन थी, वैसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा।
बस इस टर्म का ही डिफरेंशिएशन करना है। तो आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, किसी बी पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो बी के एक्सेलरेशन में से ए का एक्सेलरेशन घटा देंगे। ये आ जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन का तरीका। ठीक है, ये डायरेक्ट इनके फॉर्मूले हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन और रिलेटिव एक्सेलरेशन के। कभी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हो तो यही वाले जो हैं हम यूज करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपने पास में है कंसेप्ट, कि इसका कंसेप्ट किस तरीके से यूज करना है, क्या इसका तरीका फॉलो करना है, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने पास में कंसेप्ट है, कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन। ये करते हैं बेटा सबसे पहला काम, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मोस्ट ऑफ वेलोसिटी ही करी जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को घटा दिया करेंगे। और देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये वाला तरीका भी बिल्कुल ही कारगर है अगर हमें वेलोसिटी बी की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो क्या करेंगे, बी की जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसके अंदर में ऐड कर देंगे ए की वेलोसिटी को अपोजिट करके। माइनस वी ए का मतलब है कि ए को ही अपोजिट कर देना और बी के अंदर में ऐड कर देना। ये तरीका हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने का। तो इसमें हम किसी के रेस्पेक्ट में भी किसी दूसरे की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल इस तरीके से है, एक अपने पास में ये है कोई रोड, इस रोड के ऊपर में एक है पर्सन ए, ठीक है, एक है रोड पे पर्सन बी और एक है इस पे पर्सन, तीन पर्सन मान लिए हैं, ये है बी, ये है सी। ठीक है, ए वाला जो पर्सन है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बी वाला पर्सन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, और सी वाला जो पर्सन है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको ये अपने पास में है इन तीनों पर्सन की वेलोसिटी के साथ में तीनों को लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो समझो कि रो एवरीवन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में अगर मोशन देखें तो हर किसी का मोशन कैसा नजर आएगा या हर किसी की वेलोसिटी कैसी नजर आएगी वो हमें लिखना है। ठीक है, ये अपने पास में बन जाता है क्वेश्चन। देखो अभी अभी ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट का ही यूज कर लेंगे। ये अपने पास में ए बी सी तीनों इस तरीके से थे। अब हमने क्या पढ़ा है कि ए के रेस्पेक्ट में अगर हमें मोशन को देखना है तो क्या करेंगे कि ए की वेलोसिटी को अपोजिट करके ऐड कर देंगे। जिस जिसका देखना है सब में ऐसा ही करना है। ठीक है, जिस पर्सन का भी मोशन देखना है सबके केस में यही हमें अप्लीकेबल करना है, यही सेम तरीका लगाना है। ए के रेस्पेक्ट में देखने हैं तो ये पूरा का पूरा डायग्राम लिख लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में डायग्राम बना रहा हूँ। तो ए की वेलोसिटी है राइट डायरेक्शन में 10, इसको अपोजिट करेंगे तो आ जाएगा लेफ्ट में 10। अब ये जो लेफ्ट में 10 मीटर पर सेकंड आया है इसको हर किसी में ऐड कर देंगे, फर्स्ट वाले में भी, सेकंड में भी और इसको थर्ड में भी। इस तरीके से मैंने तीनों के अंदर ही ऐड कर दिया है। अब जो सबसे पहले से आया है ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट में भी 10 है लेफ्ट में भी 10 है, तो ए की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में है वो आ गई है 0। ठीक है, सेकंड देखो अपने पास में वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसकी क्या वैल्यू आई है, बी की वेलोसिटी आ गई है लेफ्ट डायरेक्शन में 10 प्लस 12, इसका मतलब है 22, लेफ्ट डायरेक्शन में 22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बार
इसकी वेलोसिटी आ गई है लेफ्ट डायरेक्शन में 22 मीटर पर सेकंड, 12 था प्लस 10 था, रिजल्टेंट है ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। सी की वेलोसिटी क्या होगी ए के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो देखो सी की वेलोसिटी थी 2, लेफ्ट डायरेक्शन में किया 10, तो इसका रिजल्टेंट क्या बन गया है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए है, इसका आंसर बन गया है अपने पास में 8 मीटर पर सेकंड इन लेफ्ट डायरेक्शन। ये आ गई है वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। डायरेक्शन के साथ में सबकी वेलोसिटी लिख दी है। ठीक है, तो ये अपने पास में तरीका होता है रिलेटिव मोशन को देखने का कि ए की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या है, ए की बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या है और सी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या है। बेसिक आइडिया है वो सिर्फ इतना ही है रिलेटिव वेलोसिटीज निकालने के लिए। ठीक है, तो इधर से देखो हमें एक और चीज़ पता चल गई है कि ए की वेलोसिटी जब ए के रेस्पेक्ट में निकाली तो अपने पास में आंसर आ गया है 0। तो सेम पर्सन की वेलोसिटी उसी सेम पर्सन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसका आंसर है वो 0 आता है। तो कोई भी पर्सन है वो खुद के रेस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट पे रहेगा, चाहे हम कितना ही तेज दौड़ ले खुद से आगे हम नहीं निकल सकते। ठीक है, यही इस चीज़ का मतलब है। सेकंड है, अगर दो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करके आंसर आएगा। तो ये हमने आंसर निकाल लिया। अगर दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ये 10 और ये जो 2 ए और सी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी उनका सब्ट्रैक्शन करके निकाली जाती है। तो ये अपने पास में निकल गई है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे यूज करके कुछ नोट पे बेस्ड पॉइंट आते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जर्वर with respect to himself is 0। किसी भी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी खुद के रेस्पेक्ट में हमेशा 0 ही रहेगी। सेकंड पॉइंट है, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उनका सब्ट्रैक्शन करके निकाली जाएगी। इफ टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन, दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज सब्ट्रैक्टेड। रिलेटिव वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में नंबर थर्ड, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है उसको निकालने के लिए उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी को ऐड किया जाएगा। इफ टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग अलोंग अपोजिट डायरेक्शन, then their relative velocity is added। तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको ऐड करके निकाला जाएगा। ये तरीका रहता है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का। क्लियर सा कंसेप्ट है, ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल जैसा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, चलो इस पे बेस्ड एक आधा क्वेश्चन बताता हूँ, उनको सोल्व करना। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ट्रेन है जो पैरेलल ट्रैक पे चल रही है। ठीक है, टू ट्रेन ए एंड बी आर मूविंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक पे चल रही है। ट्रेन ए है वो ईस्ट की तरफ जा रही है 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से। जो बी वाली ट्रेन है वो जा रही है वेस्ट में 80 किलोमीटर पर आवर से। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि ए की वेलोसिटी निकालनी है अगर ट्रेन बी से हम मेजर करते हैं तो। ठीक है, तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर होगा, कुछ भी इसमें करने जैसा नहीं है।
दोनों की दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ईस्ट और वेस्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन होती हैं। तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो हमें निकालना क्या है, ठीक है, या तो इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन है अपने पास में इस तरफ की, ठीक है, डायग्राम से ही समझते हैं। एक है ए, एक ट्रेन है बी, इस तरीके से है, एक सेम पैरेलल ट्रैक पे जा रही है, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रैक है। ए इज ट्रेवलिंग ईस्ट, ए वाली है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और 60 की स्पीड से। जो बी वाली ट्रेन है वो वेस्ट में जा रही है, बी वाली ट्रेन है वो वेस्ट में जा रही है 80 की स्पीड। इस तरीके का अपने पास में सिनेरियो है। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी है राइट डायरेक्शन में 60, तो राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखा जाता है, माइनस बी की वेलोसिटी है लेफ्ट डायरेक्शन में 80, तो इसको लिख देंगे -80। तो आंसर आ जाएगा 60 प्लस 80, जो कि आ जाएगा 140 किलोमीटर पर आवर। इतना सा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्टली भी बता सकते थे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की ऐड कर दी 60 प्लस 80, जो कि आंसर आ जाएगा 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इससे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए कार इज ड्राइविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, ठीक है, इस तरीके से है ये कार, ये इस डायरेक्शन में 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है हाईवे के डायरेक्शन। ए बस इज इन फ्रंट ऑफ कार, एक बस है जो कार के ही सामने है, ठीक है, वो जा रही है 75 किलोमीटर पर आवर से। ये है कार, ये है बस। हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस। ऐसे बेटा अगर डायरेक्ट ही इसका आंसर बताना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम लाइन में जा रही हैं, तो इसका डायरेक्ट जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो 90 माइनस 75 करके आ जाएगा, जो कि अपने पास में करेक्ट आंसर है। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। पर प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। कार की वेलोसिटी है राइट डायरेक्शन में 90 माइनस बस की वेलोसिटी है राइट डायरेक्शन में 75, तो आंसर आ जाता है 15 किलोमीटर पर आवर। बस ये इतना सा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसके बाद में इस पे बेस्ड जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है अपने पास में रिवर बोट कंसेप्ट। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम्स तो लिखते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट प्रॉब्लम में बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, इससे अपनी मोस्ट ऑफ चीज़ें हैं इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, वो सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। बाकी जो चीज़ें कभी कुछ डाउट आता है तो उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। तो रिवर बोट प्रॉब्लम्स जब भी आएंगे तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब है ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये रहेगा अपने पास में फॉर्मूला, बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको लिखने का तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या ऐसे बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, इसका मतलब है वो बोट की वेलोसिटी जब रिवर रुकी हुई हो। विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब है रिवर के रेस्पेक्ट में, और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो उसको रुका हुआ मानते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बेटा रिवर है या वाटर है, दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे रिवर रुकी हुई मान लो चाहे वाटर रुका हुआ मान लो, दोनों का मतलब सेम ही है। नेक्स्ट अपने पास में है वेलोसिटी ऑफ बोट वीबी, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट। अब बोट की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, बोट की वेलोसिटी है वो है विद रेस्पेक्ट टू
ग्राउंड, कि ग्राउंड से हम ऑब्जर्व करें तो बोट किस वेलोसिटी से जाती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट वी आर से जिसको लिख रहे हैं वो है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये हमें कहाँ से नज़र आ रही है, जो कि हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो वेलोसिटी। ये अपने पास में फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट मैं कैलकुलेट करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इस वाली टर्म को लेफ्ट में लेके चला जाऊँ, ये फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इन दोनों को जब वेक्टरली ऐड करूँगा तब जाके निकल के आएगी वेलोसिटी ऑफ बोट। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इनमें से कोई भी फॉर्मूला है वो यूज किया जा सकता है। हम बेसिकली जो बाद वाला फॉर्मूला है वही यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले पे बेस्ड इसमें कम क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट पे बेस्ड ज़्यादा आएंगे। तो जो अपना मेन कंसेप्ट है वो ये है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, दोनों को ऐड करेंगे तब बोट की वो वेलोसिटी आएगी जो हमें ग्राउंड से नज़र आ रही है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। रिवर बोट केस में दो ही केस हम डिस्कस करते हैं, एक तो अपस्ट्रीम एक डाउनस्ट्रीम, क्योंकि 1D मोशन कर रहे हैं। तो पहला है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है, डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से मैंने बना दिया है इस रिवर को, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर उसको मैं लिख रहा हूँ v से, वेलोसिटी ऑफ रिवर उसको मैं लिख रहा हूँ u से। अगर दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, रिवर है, रिवर u वेलोसिटी से बह रही है, और जो बोट है, बोट रिवर के अंदर जो वेलोसिटी है वो मैंने v से लिखा है, और बोट है वो भी उसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रही है। तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, मतलब कि बहाव के साथ जाना, ठीक है, गो विद फ्लो, इसका मतलब होता है ये, ठीक है। अब दोनों के दोनों जब एक ही बहाव के साथ में जा रहे हैं तो इस केस में बोट की वेलोसिटी है जो हम ग्राउंड से देखेंगे वो क्या नजर आएगी, u प्लस v। ये अपने पास में डाउनस्ट्रीम का केस बन जाता है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी है ग्राउंड से देखेंगे तो ऐड होके नजर आएगी। जैसे अगर नाव है इस तरफ जा रही है 10 की स्पीड से, बोट है इस तरफ जा रही है 2 की स्पीड से, तो ग्राउंड से कोई पर्सन देखेगा तो उसको नाव 12 की स्पीड से जाती हुई नजर आएगी। ये है इस चीज़ का कंसेप्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड, जिसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है अपोजिट टू फ्लो, जिस तरफ फ्लो है उस फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन में चलने को बोला जाता है अपस्ट्रीम। ऐसे होता है अपने पास में अपस्ट्रीम। तो ये है अपने पास में बिहेवियर। रिवर है, रिवर की स्पीड थी u, ऊपर वाली स्पीड है यही सेम लिख लो यहाँ पे भी, रिवर है वो जा रही है u स्पीड से, और जो बोट है इसके अंदर में वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है v स्पीड से, ठीक है। तो ऐसा अपने पास में सिनेरियो है, ठीक है। इस केस में अगर मैं पूछता हूँ कि बोट की वेलोसिटी क्या होगी अगर मैं ग्राउंड से देखूँ, तब बोट की वेलोसिटी आ जाएगी u माइनस वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर रिवर तेज बह रही है तो रिवर बोट को उस तरफ ही बहा ले जाएगी, अगर बोट तेज है तो बोट अपने पास में रिवर के फ्लो को अपोज करती हुई लेफ्ट साइड में चली जाएगी। तो इस तरीके का बिहेवियर है, बस इतना सा ही इस पे बेस्ड कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा इस पे बेस्ड कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है उसको करते हैं, जिससे कि ऐसे कंसेप्ट में आपको क्लियरिटी आ सके। अपना जो क्वेश्चन है वो है ये, A boat takes 2 hours to travel 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर, ठीक है। 2 घंटे लेती है 8 किलोमीटर जाने में और वापस आने में
स्टिल वाटर है मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू रिवर की वेलोसिटी गिवन है ये, ठीक है। इफ वेलोसिटी ऑफ वाटर की वेलोसिटी अगर 4 हो जाती है तो अपस्ट्रीम और वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 8 किलोमीटर ही वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहली अगर हम बात करें तो 2 आवर लग रहे हैं 8 किलोमीटर जाने में और 8 किलोमीटर वापस आने में। तो इसका मतलब जो बोट की वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसको कि हम v से लिखते हैं, उसकी वैल्यू है 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर आना, और उसमें टाइम लग रहा है उसको 2, मतलब कि 16/2। इसका मतलब है कि 8 किलोमीटर पर आवर, ये वो वेलोसिटी है जो बोट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। नेक्स्ट है अपने पास में वाटर की जो वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर, जिसको कि u से लिखा जाता है, वो है अपने पास में 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसी प्रोसेस को करने में कितना टाइम लगेगा, 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर आना। तो दो केस में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है जाना। ये अपने पास में है नदी, नदी जो बह रही है वो है 4 किलोमीटर पर आवर से, इसके अंदर में जो बोट है वो जा रही है 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और टोटल जो जाना है वो है अपने पास में 8 किलोमीटर। इस केस में जो टाइम है वो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो डिस्टेंस जाना है वो है 8 किलोमीटर, और अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, 8 + 4 मतलब कि 12 किलोमीटर पर आवर। इसको लिखा जा सकता है कि 2/3 आवर, जिसका मतलब है 40 मिनट। तो ये आ जाता है डाउन स्ट्रीम का टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में जो सिनेरियो है वो है अप स्ट्रीम। सेकंड है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब है कि बहाव से अपोजिट जाना, मतलब कि नदी है वो तो 4 की स्पीड से इधर ही जा रही है, बोट है वो 8 की स्पीड से इससे अपोजिट आ रही है। टोटल किलोमीटर जो अब भी चलना है वो भी क्या है, 8 किलोमीटर, क्योंकि 8 ही जाना है 8 ही वापस आना है। तो इस केस में जो टाइम लगेगा अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो क्या है कि डिस्टेंस अपॉन, इस केस में जो बोट की स्पीड आएगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नज़र, वो हो जाएगी 8 - 4, मतलब कि 4 किलोमीटर पर आवर, जो कि बन जाता है 2 आवर। टोटल टाइम है वो बन जाता है 2 आवर 40 मिनट, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही तुम्हें बता दिए हैं किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लो, आंसर को नोट कर लो, और एक आधी बार इस क्वेश्चन को ट्राई करके भी देखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है बेटा। ये तो रिवर बोट की टर्म्स में मैंने समझाया है। अब इस रिवर बोट की प्रॉब्लम है उसको हम और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में भी इसका यूज रहेगा। ओके, तो देखो समझते हैं। अपने पास में अगला क्वेश्चन है इस तरीके से, ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। एक पर्सन है वो बुलेट को फायर करता है, ठीक है, पर्सन फायर है बुलेट एट ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और कार के अंदर से फायर कर रहा है। ये अपने पास में है कार, ठीक है, कार के अंदर से पर्सन बाहर निकला और हाथ में बुलेट को लिया, हाथ में गन को लिया, और वहां से बुलेट को उसने फायर कर दिया, ठीक है। इस तरीके का सिनेरियो है। और अपने पास में जो कार है वो भी जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये अपने पास में वही वाला क्वेश्चन हो गया जिस तरीके से जो हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़े हैं अभी अभी, ठीक है, रिवर बोट वाले, कि कोई रिवर के अंदर में रिवर भी चल रही है, उसके अंदर में नाव भी चल रही है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो बुलेट की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू आ जाती है 200 + 20, क्योंकि ये वेलोसिटी है 200 से बुलेट फायर करी है विद रिस्पेक्ट टू कार, और कार 20 की स्पीड से जा रही है, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, और इसका आंसर हो जाएगा 220
मीटर पर सेकेंड। ये बन जाता है इस केस में आंसर। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो इस पे ही बेस्ड और अपने पास में सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनका यूज करके और क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखता हूँ मैं। तो देखो बेटा सेम ही टाइप का ये भी क्वेश्चन आता है, एक्सीलेटर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है, इस तरीके से कोई एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर के ऊपर पे कोई पर्सन है वो भी मूव कर रहा है, इस तरीके से पर्सन भी इस पे मूव कर रहा है। अगर एक्सीलेटर चल रहा है मान लेते हैं किसी u स्पीड से, और जो पर्सन है वो चल रहा है इस पे v स्पीड से। अगर अपने पास में दोनों के दोनों साथ में जाएंगे तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो इसकी स्पीड नज़र आएगी वो आ जाएगी u प्लस वी। जैसे बोट वाला केस था वैसे ही ये वाला केस है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अपने पास में ये क्वेश्चन है, ए बॉय कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बॉय 10 की स्पीड से चल सकता है अगर वो जा रहा है किसी एक्सीलेटर पे जो 200 मीटर का है, और साथ साथ में उसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये निकालना है कि उसको कितना टाइम लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में। ये अपने पास में है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि टाइम है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो उसको जाना है वो है 200 मीटर, और इसकी जो स्पीड है, अब देखो एक्सीलेटर भी चल रहा है और जो पर्सन है वो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी जो नेट वेलोसिटी है वो बनेगी, वो बन जाएगी दोनों का ऐड करके 10 + 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 200/15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसका कि आंसर आ जाता है 13.3, ये सेकंड में बनेगा ना, तो इसका आंसर आ जाता है 13.3 सेकंड। तो इस तरीके से ये वाला कंसेप्ट भी लगाया जा सकता है। अब इस पे बेस्ड अपने पास में कुछ एक्सीलेटर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो वाले क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक आधे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, इसको करते हैं। प्रीति रीच टू द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एक्सीलेटर वाज नॉट वर्किंग। एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है। सी वॉकड अपॉन स्टेशनरी एक्सेलेटर इन टाइम t1। वो स्टेशनरी एक्सेलेटर पे चली जाती है और उसको टाइम लगता है t1। ऑन अदर डे, बाकी जो दिन होते हैं उस टाइम पे वो स्टेशनरी रहती है और एक्सेलेटर मूव कर रहा होता है, तो उस केस में उसको टाइम लगता है t2। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अपॉन द मूविंग एक्सीलेटर, मूविंग एक्सीलेटर पे वो भी चल रही हो तो इस केस में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, PYQ ही है, नीट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का देखो जो आंसर है वो निकालते हैं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि इस तरीके का सिनेरियो है अपने पास में। एक एक्सीलेटर है ऐसा कुछ करके, ठीक है, और इस एक्सीलेटर पे है वो पर्सन। इस पे बेस्ड अपने पास में 3 सिनेरियो बनेंगे, तीनों सिनेरियो जो है वो लिखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहला केस अपने पास में क्या है कि प्रीति जब मेट्रो स्टेशन पे पहुंचती है तो वो देखती है कि जो एक्सीलेटर है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में हम मानते हैं जो पर्सन है उसकी वेलोसिटी तो मैं मान लेता हूँ ये है v। ठीक है, एक्सीलेटर है उसकी वेलोसिटी ये हमने लेट करी है, एक्सीलेटर है उसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ u। ठीक है, एक्सीलेटर के ऊपर जो वेलोसिटी है वो माननी है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट इसमें, और एक्सीलेटर है उसकी वेलोसिटी में मान लेता हूँ u। सबसे पहले केस के अंदर में देखो कौन चल रहा है, बस एक्सीलेटर नहीं चल रहा है, सिर्फ ये पर्सन जो प्रीति है वो चल रही है। ठीक है, सेकंड वाले केस के अंदर में क्या है, ऑन अदर डे वो स्टेशनरी रहती है, एक्सीलेटर चल रहा होता है। एक्सीलेटर है वो मान लेते हैं u वेलोसिटी से चल रहा है, ये है स्टेशनरी। अगर दोनों के दोनों चल रहे हो, ठीक है, दोनों के दोनों चल रही हो तो उस केस में कितना टाइम लगेगा इनको क्रॉस करने में। ठीक है, और हमने मान लिया है लेट डिस्टेंस, जो उसको चलना है डिस्टेंस उसकी वैल्यू ले लेते हैं d। तो देखो सबसे फर्स्ट सिनेरियो है, यहाँ से मैं इक्वेशन बनाता हूँ, यहाँ से जो टाइम है उस टाइम की वैल्यू है t1।
टाइम की वैल्यू हो जाती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे आ जाता है T1 इज इक्वल टू डी अपॉन वी। इधर से जो नया टाइम T2 आता है वो आ जाता है डी अपॉन, यहाँ पे जो स्पीड है वो सिर्फ u है। इधर पे मैं एक जो टी टाइम है उसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट, वो टाइम है वही हमें निकालना है। उसका क्या फॉर्मूला जाता है डी अपॉन यू प्लस वी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस केस में दोनों के दोनों चल रहे हैं। सबसे पहला काम अपने पास में यही होगा कि इनकी अपने 3 इक्वेशन बनाई जाएं, पहले टाइम की इक्वेशन, दूसरे टाइम की इक्वेशन, और जो थर्ड टाइम है जो हमें कैलकुलेट करना है उसकी। टाइम का फॉर्मूला हो जाता है जितना डिस्टेंस उसको चलना है अपॉन उसकी स्पीड, जितना डिस्टेंस चलना है अपॉन स्पीड, जितना डिस्टेंस चलना है अपॉन स्पीड। ये वाला फॉर्मूला है टाइम का। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब देखो यहाँ से मैं जो v है उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ d अपॉन T1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। यहाँ से मैं u की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ d अपॉन T2, जो कि है इक्वेशन नंबर 2। इधर से अपने पास में u प्लस v की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ मैं, जो बन जाती है d अपॉन t। अब इक्वेशन नंबर 1 2 3 है, इन तीनों को मिला के सोल्व किया जाएगा। यहाँ से v और u की वैल्यू दोनों को मैं इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, तो अपने पास में आ जाता है पुट वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में u और v की वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ से u की वैल्यू है d अपॉन T2, तो आ जाएगा d अपॉन T2 प्लस इक्वेशन नंबर 1 से आई है d अपॉन T1 इज इक्वल टू d अपॉन T। यहाँ से जो अपने पास में d है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनता है 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 अपॉन T। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। ये वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन T की, और जो इसका रेसिप्रोकल लेंगे वो आ जाएगा T, जो कि आएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये बन जाता है इस केस में फाइनल आंसर टाइम का, कि उसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन नंबर बी है वही अपना करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यही स्टेप्स हैं, यही फॉलो करने हैं। ठीक है, पहले टाइम T1 का लिखेंगे, फिर T2 सिचुएशन का टाइम, और फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो टाइम। इसके अकॉर्डिंगली वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी को एक फॉर्मूले में पुट करके रीअरेंज ही करना है। ठीक है, इससे कि अपनी इक्वेशन बन जाएगी, जिससे कि अपना आंसर आएगा। अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को लिखो और फिर उसका आंसर करना। ये है अपने पास में क्वेश्चन। ए पर्सन टेक्स T1 सेकेंड ऑन द स्टेशनरी एक्सेलेरेटर टू कवर सम डिस्टेंस। T1 सेकेंड लेता है रुके हुए एक्सेलेरेटर पे कुछ डिस्टेंस चलने के लिए। पर्सन T2 सेकेंड लेता है मूविंग एक्सेलेरेटर पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, अगर वो पर्सन रेस्ट पे है और एक्सेलेरेटर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को मूव करने के लिए। ये अपने पास में क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और खुद से इसका आंसर निकालो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को अब सोल्व करता हूँ। इस तरीके से है ये एक्सीलेटर, इसके ऊपर में एक पर्सन है। 3 सिनेरियो बनेंगे, तो तीनों सिनेरियो पहले ही बना के लिख दिए हैं मैंने। ठीक है, अब पहले केस में क्या है, पर्सन को T1 टाइम लग रहा है। गेट ना बंद कर दे सरिता ने, थोड़ी सी तो आवाज मिटे। बाहर को गेट खुलो है के? रहने दे, तो इसने बंद कर दे। के करके माननी है इतनी देर में मेट्रो बन गया है। बंद करे ने अच्छी तरिया। ठीक है, तो ये देखो, इसके अंदर में जो पर्सन है, पहले केस में उसको T1 सेकंड लग रहे हैं स्टेशनरी एक्सेलेरेटर पे कुछ डिस्टेंस चलने के लिए। ठीक है, तो कुछ डी डिस्टेंस चल रहा है, तो ये पर्सन चल रहा है बस। तो पर्सन की स्पीड है वो मैं मान लेता हूँ v, और एक्सीलेटर रेस्ट पे है। सेकंड केस के अंदर में इसमें जो टाइम लग रहा है वो है T1।
सेकंड केस में जो टाइम लग रहा है वो है T2। ठीक है, इस केस में क्या है कि जो पर्सन है वो ले रहा है T2 सेकंड किसी मूविंग एक्सीलेटर पे उसी डिस्टेंस को चलने के लिए। ये है पर्सन, ये एक्सीलेटर, दोनों के दोनों चल रहे हैं। थर्ड केस के अंदर में पर्सन रेस्ट पे है, सिर्फ एक्सीलेटर चल रहा है। ये इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम आएगा उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ T। इस तरीके से इन तीनों को जो सिनेरियो हैं उनको लिख दिया है और अपने पास में टाइम का आंसर आ जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वाला जो टाइम T है उसको मैंने खुद से अज्यूम किया है, मतलब कि लेट किया है, जिसको निकालना है। अब अगला काम होगा इन इक्वेशंस को रीअरेंज करना। v इज इक्वल टू डी अपॉन टी वन, यू प्लस वी इज इक्वल टू डी अपॉन टी टू और u इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ये तीन इक्वेशन बन जाती हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, पुट 1 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 2। 1 और 3 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ, तो इसका आंसर हो जाता है डी अपॉन टी वन प्लस डी अपॉन टी इज इक्वल टू डी अपॉन टी टू। 1 अपॉन टी वन प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी टू। 1 अपॉन टी को इधर ही रखा, 1 अपॉन टी टू माइनस 1 अपॉन टी वन। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी टू टी वन, इधर बनेगा टी वन माइनस टी टू। तो इसे करके टी का आंसर आ जाएगा टी टू टी वन अपॉन टी वन माइनस टी टू। ठीक है, लास्ट में मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करी है, देख लो इस वीडियो को पॉज करके। यही सेम स्टेप फॉलो करे हैं जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। कुछ भी इसके अंदर में नए जैसा कोई स्टेप नहीं है, सिंपल ही सिनेरियो है जो कि आपको याद रखना है, बस इतना सा ही इसमें किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद में एक आधे टाइप के और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कि जैसे कि इस तरीके से अपने पास में कोई टावर है जो कि 100 मीटर का है। ठीक है, इस टावर से एक बॉल है, उसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड से। एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया है 30 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, एट वट टाइम दे विल कोलाइड। जो दो बॉल हैं किस टाइम पे दोनों आपस में कोलाइड करेंगी, ये है अपने पास में क्वेश्चन। दोनों बॉल है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में फेंका गया है, किस टाइम पे दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगी। ऊपर वाली बॉल है ए, नीचे वाली बॉल है बी। तो डायग्राम बना लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो ए है वो किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे। और जो बी है, बी की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है कि ए की वेलोसिटी को अपोजिट करके ऐड कर दूंगा। ए की नीचे थी, उसको अपोजिट किया तो ऊपर हो गई, दोनों को ऐड किया तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड है वो बन गई है 30 प्लस 20, मतलब कि 50 मीटर पर सेकेंड। और दोनों के बीच में जो गैप है वो है 100 मीटर। यहाँ तक तो ठीक है, बट इसमें एक्सेलेरेशन भी है, तो एक्सेलेरेशन वाला केस भी ध्यान रखना पड़ेगा। ए का जो एक्सेलेरेशन था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी था, बी का एक्सेलेरेशन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है। तो इस केस में एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो माइनस जी में से माइनस जी घटाना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ऐसा कोई भी केस होता है तो उनमें रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 ही बन जाता है, दोनों ही अगर एयर में है तो दोनों पे ही ग्रेविटी लग रही होती है, तो इससे ही रिलेटिव एक्सेलेरेशन आ जाएगा 0। टाइम आ जाएगा कि कितना डिस्टेंस चलना है अपॉन स्पीड। डिस्टेंस चलना है 100 और स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रोसेस में जो टाइम लगेगा उसका आंसर आ जाता है 2 सेकंड्स। 2 सेकंड के बाद में दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे। इतना सिंपल सा ही इसका कंसेप्ट है। और देखो, एक ट्रेन वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है। उस केस में क्या होगा, एक है ये ट्रेन ए, ठीक है, जो कि ट्रेन है अपने पास में
200 मीटर की ट्रेन है। एक दूसरी ट्रेन है जो कि इससे 100 मीटर आगे की तरफ है, ठीक है। और ये वाली जो ट्रेन है ये भी 200 मीटर की ही है। ये है ट्रेन बी। एक है ट्रेन ए, एक है ट्रेन बी। ए वाली जो ट्रेन है, ठीक है, वो राइट डायरेक्शन में जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। बी वाली जो ट्रेन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, ये जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से। इस तरीके से ए और बी दोनों दो ट्रेन हैं। वैन विल बोथ क्रॉस ईच अदर। कब दोनों की दोनों ट्रेन एक दूसरी को क्रॉस कर देंगी, ये आ जाता है अपने पास में यहाँ पे क्वेश्चन, कि दोनों जो ट्रेन है वो एक दूसरे को क्रॉस कब कर देंगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसी के लिए हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा था। तो इन सब का डायग्राम बना लेता हूँ मैं विद रेस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ए वाली ट्रेन है वो किस पे रहेगी, रेस्ट पे। बी वाली जो ट्रेन यहाँ पे है, बी वाली की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी की वेलोसिटी एक तो थी 30, इस डायरेक्शन में 30 थी। इसकी जो 20 है उसको अपोजिट करेंगे तो इधर ही हो जाएगी 20। तो नेट वेलोसिटी क्या बन जाएगी इसकी लेफ्ट डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड। ये है ट्रेन बी। ठीक है, अब अपने पास में आ जाता है कि इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है। 100 मीटर है, ये है 200 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये भी है 200 मीटर। ठीक है, कि बी वाली ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा इसको क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो देखो क्रॉस करने का मतलब है बी वाली ट्रेन है यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ से चलते चलते इस एंड को भी क्रॉस कर जाए, इसका मतलब है कि क्रॉस कर गई है। तो मतलब बी वाली का जो लास्ट एंड है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आया है। तो जो उसको डिस्टेंस चलना पड़ा वो है 200 प्लस 100 प्लस 200। ठीक है, मतलब कि 500 मीटर। तो इस केस में टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस रिलेटिवली जो डिस्टेंस चलना है वो है 200 प्लस 100 प्लस 200 अपॉन स्पीड, और रिलेटिव स्पीड है 50। तो 500 अपॉन 50 जो कि आ जाएगा 10 सेकेंड। यदि एक दूसरे को क्रॉस करने में दोनों ट्रेन 10 सेकेंड का टाइम लेंगी। बस यहीं तक का इसका कंसेप्ट था, इससे ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है।